बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात। उम्मीद करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला की अमान में होंगे, अल्लाह ताला की रज़ा में होंगे और अल्लाह ताला की तमाम तर नेमतों से और रहमतों से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। जहाँ अपने आप को रोज़ बरोज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए हम काम कर रहे होंगे और अपने फैमिली मेंबर्स की भी मदद कर रहे होंगे और अपनी सोसाइटी के अंदर भी अपना किरदार अदा कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। सो एक दफा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी ये जो सीरीज जारी है इस वक्त, इंक्रीज योर वेल्थ थ्रू एनएलपी, आज हमारा इसका 5वां सेशन है और आज इंतहाई अहम सेशन है। और अभी हम थोड़ा रिकैप भी कर लेते हैं बहुत क्विकली, और उसके बाद आपको ये मालूम होगा कि आज का सेशन की अहमियत और उसकी वैल्यू क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेरे बारे में आप में से तमाम लोग ही जानते हैं। सारी जितनी भी क्वालिफिकेशंस आपको नजर आ रही है, ये एक रिच माइंड सेट की क्वालिफिकेशंस हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 वर्षों से मैं सीख रहा हूँ और 7 वर्षों से ही मैं लोगों को सिखा रहा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ। और इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप भी जो जुड़े हुए हैं यकीनन वो भी इस चीज़ का फ्लेवर ले चुके हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको गुजारिश करता हूँ कि मैंने ये मिशन बनाया है कि मैं रोजाना एक शख्स से, नए शख्स से मिलूं और उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं एड्रेस करूं। तो मैं रोजाना की बेसिस पर अपने 90 मिनट्स कंट्रीब्यूट कर रहा हूं इस सोसाइटी में, आपके लिए, आपके खानदान वालों के लिए। तो आप में से कोई भी ऐसे शख्स को जानता है कि जो इस वक्त किसी भी ऐसे चैलेंज से गुजर रहा है कि जिसका उसको रास्ता समझ में नहीं आ रहा, वो परेशान है, तो उनको प्लीज आप मेरी जानिब जरूर रेफर कीजिए और मेरे ये 90 मिनट्स का तोहफा आप अपनी जानिब से दे दीजिए। और उनको बताइए कि ये सेशन हाईली वैल्यूएबल है, इसकी मॉनिटरिंग वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, मगर आपके कहने पर उनसे कहिए कि ये आपके लिए गिफ्ट होगा। तो प्लीज मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, इसमें आपकी मदद चाहिए कि आप अपने पड़ोस में, अपने फैमिली मेंबर में, अपने फ्रेंड्स में, अपने ऑफिस कोलिग्स में अगर किसी को भी देखते हैं तो प्लीज आप उनको मेरा नंबर प्रोवाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों का जवाब दें। डू यू हैव अ रिच माइंड सेट और पुअर माइंड सेट? लिखें, आई हैव अ रिच माइंड सेट और आई हैव अ पुअर माइंड सेट। ऑनेस्टली लिख दें, चैट बॉक्स में टाइप करें। Do you have a rich mindset or do you have a poor mindset? Okay, Alhamdulillah. Thank you very much for your honesty. Thank you. So, question number 2. What is the first step you take after you get your salary or income? जिस दिन सैलरी आती है सबसे पहला स्टेप आप क्या लेते हैं? प्लीज टाइप कीजिए। जिस दिन सैलरी आपके पॉकेट में आती है या बैंक में आती है, अब सबसे पहला कदम क्या लेते हैं? सबसे पहला एक्शन क्या लेते हैं उस सैलरी का? टाइप इन द चैट बॉक्स। जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, प्लीज आप भी इसको जरूर टाइप कीजिए। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप डू यू टेक आफ्टर गेटिंग योर सैलरी और इनकम? डिवाइड द सैलरी। ओके, थैंक यू आयशा। हु एल्स? जो भी इनकम है, चाहे आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम आपको मिलता है, तो महीने की पहली तारीख को या जब भी वो इनकम आपके हाथ में आती है, आप क्या करते हैं? ओनली राइट डाउन द फर्स्ट स्टेप। किसी ने लिखा कि डिवाइड द सैलरी, सो व्हाट डू यू डू प्लीज? जी सना, आयशा, उम्मे अफसा से इन्वेस्टिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, जो भी आपका आंसर है, आई एम श्योर बेहतरीन आंसर होगा। So would you like to learn more about rich mindset? Type yes if the answer is yes. Would you like to learn more about rich mindset? Type yes. Thank you. ओके, आप तमाम लोग ही सीखना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मुबारक हो आपको, आप इंशाल्लाह सही जगह पर हैं। यकीनन आप, जो भी मैं आपको यहाँ पर लेसन्स बता रहा हूँ, ये खुद मेरे आजमूदा है। मैं खुद इन प्रिंसिपल्स पर अमल कर रहा हूँ और आप भी अगर अमल करना शुरू कर देंगे
तो मुझे यकीन है बहुत ज्यादा अल्लाह की रहमतें अपनी जिंदगी में आप मुशाहिदा कर पाएंगे और बांट भी सकेंगे इंशाअल्लाह। सो अब तक हमने 5 पॉइंट सीखे हैं कि अगर हमें अमीर बनना है तो सबसे पहले हमारा जो पुअर माइंडसेट उसको खैराबाद कह के हमें रिच माइंडसेट की तरफ जाना होगा। और हमें बार बार अपने पूरे वजूद के अंदर इस जुमले को दोहराना होगा, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, टू बी रिच इज माई बर्थ राइट। अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, और अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। तो आज चूंकि आप तमाम एक्सपर्ट हो चुके हैं इसलिए मैं विजुअलाइजेशन नहीं कराऊंगा, मगर मैं सिर्फ 30 सेकेंड्स देता हूं। आप सिर्फ इसको विजुअलाइज करके अपने दिल में कहिए कि टू बी रिच इज माई बर्थ राइट, अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है। और देखिए अपने आप को खूबसूरत लिबास में अपने आप को कंट्रीब्यूट करता हुआ देखिए, सोसाइटी में एक अच्छे स्टैंडर्ड के साथ अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मुशाहिदा कीजिए अपने विजुअलाइजेशन के अंदर। देखिए आप अपनी इनकम को लोगों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए ऐसा काम कर रहे हैं कि उनको सोर्स ऑफ इनकम आपके थ्रू नसीब हो रहा है। आप उनके लिए इनकम जनरेशन के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो चलिए इसको सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंख बंद करके विजुअलाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आई एम श्योर आपने ये विजुअलाइज कर लिया होगा। सो अभी हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं बहुत ही क्विकली। मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, आपके पास सारे सेशंस की रिकॉर्डिंग जो है वो मौजूद है, तो आप प्लीज उन रिकॉर्डिंग्स को जरूर सुन सकते हैं। दूसरे दिन हमने ये सीखा था कि अक्सर औकात हमारी जो पैसों के साथ जो रिलेशनशिप है वो दुरुस्त नहीं है। अक्सर हम पैसों को बहुत बुरा भला कहते रहते हैं, तो इसलिए हमें अपनी पैसों के साथ रिलेशनशिप को बहुत ही इंप्रूव करना है, बहुत ही स्ट्रांग करना है। साथ ही हमारे हमारे दिल के अंदर, हमारे जहन के अंदर जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स हमने रखे हुए हैं, उन तमाम लिमिटिंग बिलीफ्स को भी हमें खैराबाद कहते हुए हमें बहुत पावरफुल और एम्पावर्ड बिलीफ जो है हमारे अपने जहन के अंदर, इसको हमें ट्रांसफर करना है। चौथी चीज ये है कि हमें अगर रिच बनना है तो हमारे पास एक बिगर पर्पस होना चाहिए। हम कितना पैसा चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, उससे सोसाइटी में क्या भला होगा, हमारा अपना क्या भला होगा। और उसके बाद हमने ये आखिरी लेक्चर में सीखा था पिछले, कि अगर हम रिच बनना चाहते हैं तो हमें उन लोगों को स्टडी करना होगा, उन लोगों को मॉडल करना होगा जो ऑलरेडी रिच रिच हैं। तो चाहे हम इसके लिए हमने देखा था कि रेफरेंसेस की क्या वैल्यू है और हम किस तरह से उन रेफरेंसेस को हासिल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी जो कि यूट्यूब पर हजारों की तादाद में अवेलेबल हैं, रोजाना एक एक करके उन वीडियो को देखना शुरू करें और अपने माइंड को इन रेफरेंसेस से इतना भर दें कि आप सिर्फ और सिर्फ रिचनेस के बारे में सोचें, दैट्स इट। और प्लस ऐसी किताबें पढ़ें जो दुनिया के कामयाब लोगों ने, दुनिया के अमीर तरीन लोगों ने खुद लिखी हुई ऑटोबायोग्राफी जो लिखी हुई है, उन किताबों को आप पढ़ें। तो फ्रेंड आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपने माइंड को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया, अफर्मेशन दोहराना शुरू कर दिया कि अमीर बनना मेरा पैदाइशी हक है, आपने अगर पॉजिटिव बिलीव्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए, आपने अपनी पैसों से अच्छी रिलेशन शुरू कर दी, आपके पास अच्छे रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, मगर अगर आपके पास थिंकिंग रिच नहीं होगी तो फिर आप जो है वो अमीर नहीं बन सकेंगे। तो आज के सेशन के अंदर हम जो है वो तकरीबन मैं आपके लिए 10 ऐसे कॉमन डिफरेंसेस लाया हूं कि जो रिच लोग और पुअर लोग सोचा करते हैं। ठीक है, रिच थिंकिंग वर्सेस पुअर थिंकिंग। ये मैंने एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग में टी हार्व एकर, एक दुनिया के बहुत बड़े जाने माने स्पीकर हैं, उनसे मैंने ये सीखी है और आपको मैं उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स आज शेयर कर रहा हूं। सो फ्रेंड, पहला पॉइंट मुझे बताइए, कोई एक जरा लाइन पर आए
एक वॉलंटियर आए, किससे बात करूं? ओके, आयशा से बात करते हैं। आयशा, क्या आप प्लीज अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को? अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। ओके आयशा, मेरा सवाल है आपसे, मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, ठीक है? जब आपको सैलरी मिलती है, ठीक है ना, तो आप उसका क्या करती हैं? मैंने आपको बताया, इसे मैं डिवाइड कर देती हूँ। ओके, कैसे डिवाइड करती है? थोड़ा सा बड़े बड़े जो आपके एक्सपेंस के जो हेड्स हैं वो खाली बता। जी मतलब इसको एक तो हाउस, अपना जो ग्रोसरी वगैरह के हिसाब से, जो फीस वगैरह देनी होती है और जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है अपनी मतलब कोर्सेज वगैरह पे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मेन थैंक यू। ओके फाइजा, आप अगर आए और बताएं। जी। मैं रमजान भाई, जब मुझे मतलब मेरी पॉकेट मनी या जो मेरे पैसे मिलते हैं उसमें मैं सबसे पहले तो पहले नहीं कर रही थी, लेकिन अब से जब से ये सेशंस लेने शुरू किए हैं, मैं सबसे तब पहले अल्लाह पहले का क्या बहुत कर रही थी शुक्र। वही बताएं, पहले जो कर रही थी अच्छा, वही बताएं। वो क्या कर रही थी जी, मैं जाके ना उसको सबसे पहले बैंक में डिपॉजिट करा देती थी। ओके। और फिर जैसे जिस तरह मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो मैं कार्ड से विड्रॉ करके तो यूज़ कर लेती थी, जितना करना होता था, जो मुझे करना ओके। होता था ओके, उसका। श्योर श्योर। जी। अब ये हो गया है आपके सेशंस के बाद, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मेरे में चेंज आया है जो कि मैं शेयर करना ओके, चाहती हूँ सबके साथ। श्योर। वो ये हो गया है कि मैं जब कोई पैसे इस्तेमाल करती हूँ ग्रोसरी के लिए या कोई और अपनी पर्सनल चीज लेती हूँ या जो भी, तो मैं सबसे पहले ना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह मेरा तेरा शुक्र है कि आई एम एबल टू डू दिस थिंग विद माई मनी जो आपने मुझे दिया है। और ये हक हलाल का पैसा मेरे पास जो आया है, आ, ये मैं बहुत इसको अपनी मतलब बहुत रहमत है ये मेरे लिए। और इस तरह के अल्फाज यूज करके तो उससे मुझे बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कंटेंटमेंट फील होती है। चलिए, शुक्र है, थैंक यू। मतलब थैंक जी, यू। दिस इज इट। जी थैंक निगत, यू। आप थोड़ी राय दें। आपके पास जब सैलरी आती थी, जब आप जॉब किया करती थी, तो आप क्या करती थी? सबसे पहले क्या करती थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। जब मेरे पास सैलरी आती थी, सबसे पहले तो ये कि मुझे बहुत खुशी होती थी कि चलो मन का एंड है और मेरी सैलरी आ गई है। ओके। और उसके बाद जो है मैं उसको एलोकेट कर देती थी कि जो जो चीजें मुझे निकालनी है, किराया देना है, किराया। और यहाँ पे ओके। दूसरी चीजों के लिए करना है, अपने ये यूटिलिटीज के जो है बिल्स जो मुझे अदा करने हैं, उनके लिए वो गुड। तमाम चीजें अलग करके, प्लस ये कि एक और मैं काम करती थी, वो था कि मैं अपनी सैलरी में से सदके के पैसे निकालती थी। ओके। ओके। तो मुझे हमेशा ये रहा कि मैंने जब भी मैंने अपने सदके के पैसे निकाले हैं, मुझे हमेशा बहुत फायदा रहा है, मेरी इनकम में मुझे हमेशा बहुत फायदा। ओके, अच्छा निगत ये बताइए, आपकी सैलरी आपके पास कितने दिनों तक रहती थी? मेरे पास तो मतलब ये कि 10 दिन या 15 दिन तक ही रहती थी, उसमें तमाम ओके। चीजें जो है ना एलोकेट होने के बाद। ओके। तो ज्यादातर चीजें तो ज्यादातर सैलरी इसमें निकल जाती थी। चले, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आपने बहुत अच्छे ऑनेस्ट जवाब दिए। मगर मैं आज आपको बता दूं, आप चूंकि मेरे साथ चल रहे हैं, तो आज आप तमाम को अभी जो मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूं ना, वो कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और आपने अभी भी जो जो काम कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, मगर उसमें एक काम को ऐड कर दें आज से, ठीक है? मैं आपको रिच माइंडसेट सिखा रहा हूं, और मैं ये बता रहा हूं कि जो लोग अमीर बन जाते हैं इतने, वो कैसे बनते हैं। तो हम तमाम में और उनमें एक मेजर डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है दोस्तों, गौर से देखिएगा। जो रिच लोग हैं, पे देम सेल्फ फर्स्ट। जब भी इनकम आती है, जब भी सैलरी आती है, वो सबसे पहले अपना पोर्शन अदा करते हैं, उसके बाद बाकी के एक्सपेंडिचर्स देते हैं। जबकि पुअर लोग क्या करते हैं, पुअर थिंकिंग वाले लोग क्या करते हैं, जो मैं था अब से 5-7 साल पहले, मैं भी बहुत पुअर हुआ करता था। और आप में से भी अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपनी इस थिंकिंग को बेहतर करने की जरूरत है। पुअर पे देमसेल्व्स लास्ट। भाई, दूध वाले को निकाल दिए पैसे, जो घर में हाउस कीपर आता है उसके अलग से निकाल दिए, बिजली के बिल को अलग से निकाल दिया, हमारे जो बच्चों की स्कूल की फीसें हैं उसको हमने निकाल दिया।
और अगर जब कुछ बचता था, जो कि नहीं बचता था ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब अगर कुछ बचता था तो सबसे आखिर में हम अपने आप को रिवॉर्ड देते थे। ठीक है, तो अमीर अगर आपने बनना है तो आज से आपकी आने वाली सैलरी से सबसे पहले एक काम करें, सबसे पहले अपनी उस इनकम में से एक पोर्शन अपने आप को रिवॉर्ड करें। ठीक है, सारा महीना मेहनत मजदूरी किसने की है, सारा महीना खून पसीना किसने बहाया है, इतनी मेहनत के बाद जो आपको रिस्क हलाल मिल रहा है, उसमें सबसे पहले आपका दूध वाला ले गया, फिर बच्चों की फीस ले गया, फिर जो है वो दूसरी चीजें ले ली हमने, दूसरे एक्सपेंडिचर्स रख लिए, ग्रोसरी का अलग सामान दे दिया, अपने घर वालों को अलग से कंट्रीब्यूशन दे दिया, मगर अपनी प्रॉफिट में हमारे पास कुछ भी नहीं गया। ठीक है, तो मैं जितने अमीर लोगों से मिला हूं, जितनी मैंने किताबें पढ़ी है, जितनी इंटरनेशनल ट्रेनिंग में मैं गया हूं, उन तमाम का एक फार्मूला ये है कि जो भी इनकम आती थी वो उस इनकम में से 10% अपने आप को रिवॉर्ड करते थे। यानी कि मेरी सैलरी सबसे पहले मुझे मिलनी चाहिए, और ये वो सैलरी होती थी, ये वो रिवॉर्ड होता था, ये वो पोर्शन होता था जो मेरा अपना जाती है। मेरी वाइफ कुछ नहीं बोल सकती कि मैं इन पैसों का क्या कर रहा हूं, मैं चाहे उसके जूते लूं या उसका शर्ट लूं, या मैं अच्छा जाके रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, या कुछ भी करूं। या खवातीनें अगर वो उससे बैग्स ले रही हैं, अपने जूते ले रही हैं, अपनी ज्वेलरी ले रही हैं, तो हस्बैंड को ये बोलने का इख्तियार हो ही नहीं सकता कि ये पैसे तुम क्यों खर्च कर रही हो। इसलिए दोस्तों, जो रिच माइंडसेट है उनका सबसे पहला डिफरेंस उनमें और बाकी लोगों में यह है कि दे पे देम सेल्फ फर्स्ट। अपनी सैलरी से सबसे पहले वो अपना हिस्सा निकाल देते हैं, और बाद में जो बचता है वो लोगों को अदा कर देते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी सैलरी का 10% आप अपने आप को रिवॉर्ड करें, इंजॉय करें, अपनी जरूरत के सामान लें। ठीक है, अब मुझे याद है कि जब मैं जॉब किया करता था तो मुझे याद नहीं है कि मैंने ड्रेसेस कितने अरसे से नहीं खरीदे थे। मेरे पास कोई शॉपिंग के पैसे भी नहीं होते थे, जूते मेरे पास 6 6 7 7 सालों तक चलते रहते थे, एक ही किस्म के शर्ट्स को पैंट्स को मैं बरसों तक पहना करता था। क्यों? जो सैलरी आती थी यहाँ बढ़ जाती थी, मेरे पास अपने लिए कुछ भी नहीं होता था। और किसी ने तो कहा उसकी सैलरी 15 दिन तक रहती थी, मेरी सैलरी दोस्तों एक ही दिन के लिए मेरे पास रहती थी। एक ही दिन, सारा महीना इंतजार करता था कि आज सैलरी मिलेगी, आज सैलरी मिलेगी, और जब सैलरी मिलती थी तो ठक 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 करके सब लोग अपना अपना हिस्सा ले जाते थे, और मैं वही कंगाल रह जाता था। मेरे पास अपनी शॉपिंग के लिए, अपनी जरूरत के लिए पैसे नहीं होते थे। इसलिए दोस्तों, अगर आप रिच माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं तो आज से कमिटमेंट करें कि अपनी सैलरी से एक पोर्शन सबसे पहले आप अपना अलहदा करें, बाद में बच्चों के लिए निकालें, बाद में अपने दूसरे एक्सपेंडिचर्स को निकालें। और जो भी अगर आप बजटिंग भी करते हैं ना, तो सबसे पहले लिखिए माई रिवॉर्ड, सबसे टॉप पे लिखिए माई रिवॉर्ड, जो भी बनता है। ठीक है ना, चाहे वो 10% लेना है, 5% लेना है, वो आपकी मर्जी है, मगर सबसे पहले पोर्शन आप अदा करें, उस पर 100% आपका हक होगा। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें, जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहें या ना इस्तेमाल करना चाहें, सेव करना चाहें, वो आपकी मर्जी होगा। ठीक है, तो अमीर लोगों में और गरीब लोगों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये कि दे पे देम सेल्फ फर्स्ट, जबकि पुअर थिंकिंग है वो कहते हैं कि हम अपने आप को बचेगा तो देंगे, जो ज्यादातर नहीं बचता। लेसन नंबर टू, डिफरेंस नंबर टू, रिच पीपल आर कमिटेड टू बी रिच, वेर एज पुअर पीपल आर इंटरेस्टेड टू बी रिच। ठीक है, कमिटेड और इंटरेस्टेड ये दो बहुत अहम वर्ड है साथियों, ये याद रखिएगा। कमिटेड वो लोग होते हैं जो 100% कमिटेड होते हैं, जिनको बस करना ही ये करना है। ठीक है ना, वो कसम खा के निकलते हैं कि मुझे ये चीज हासिल करनी है तो मैं करके ही रहूंगा, मुझे ये चीज चाहिए तो मैं करके ही रहूंगा, नो मैटर वॉट। ठीक है ना, नो मैटर वॉट, मुझे करना ही है किसी भी सूरत में। ये होता है कमिटमेंट। और जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब थिंकिंग होती है, जो पुअर थिंकिंग होती है, वो सिर्फ इंटरेस्टेड होते हैं। काश मेरे पास पैसा आ जाए, काश मेरे पास दौलत आ जाए ना, तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। ठीक है, वो सिर्फ इंटरेस्ट ही अपना शो करते रहते हैं, सिर्फ दिलचस्पी जाहिर करते रहते हैं, उसके पीछे एक्शंस नहीं लेते हैं। जबकि जो रिच पीपल होते हैं वो कमिटेड होते हैं, और कमिटमेंट के बाद उसके रिसोर्सेज को फाइंड आउट करते हैं कि मैं ये चीज मैं कैसे कर लूं। जबकि पुअर पीपल
सिर्फ इंटरेस्ट को शो करते हैं, वो कोई रिसोर्सेस फाइंड आउट नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि भाई ये एक अच्छी चीज है जो उनको फायदा पहुंचा सकती है, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि पैसा कितना है, और फिर फौरन अंदर से आवाज आती है पैसा तो मेरे पास है ही नहीं। जबकि अमीर शख्स ये सोचता है कि जो चीज मुझे चाहिए अगर वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मेरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल है, तो मैं उसको कैसे हासिल करूं। वो अपना माइंड उन चीजों की तरफ फोकस कर देता है जो रिसोर्सेज उसको हासिल करने के लिए जरूरत होती है। जबकि पुअर रिसोर्सेज की तरफ नहीं जाता, वो सिर्फ कहता है कि अगर पैसे होते तो मैं लेता, अब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो लिहाजा मैं तो ये कुछ नहीं कर सकता। सो डिफरेंस नंबर 3, रिच पीपल फोकस ऑन रिवॉर्ड, जबकि जो पुअर थिंकिंग है, पुअर पीपल है, फोकस ऑन रिस्क। रिवॉर्ड और रिस्क की कहानी दोस्तों, जो अमीर लोग हैं, जो अमीर थिंकिंग है, जो इंशाल्लाह आप बन रहे हैं और बनते जा रहे हैं, और रोज बरोज ज्यादा से ज्यादा अमीरी की तरफ आप जा रहे हैं, वो हमेशा रिवॉर्ड की तरफ सोचते हैं दोस्तों। वो सोचते हैं कि ओके, ये पैसा जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा। वो रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए अपनी हद्दुल इम्कान रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश को जारी रखते हैं। जबकि वो रिस्क को सोचता है, वो रिवॉर्ड नहीं सोचता है, वो उसको हमेशा रिस्क नजर आता है कि भाई मेरे पास 50,000 रुपए है, अगर वो मैंने उसको इन्वेस्ट किया और अगर डूब गया तो। ये है पुअर थिंकिंग। जो अमीर है वो क्या सोचता है कि ओके, मेरे पास 50,000 रुपए है, अगर मैंने इन्वेस्ट किया तो 50 का 1 लाख बनेगा तो मैं क्या करूंगा, 50 का अगर 10 लाख बनता है तो मैं क्या करूंगा। जबकि गरीब सोचता है कि अगर 50,000 है, वो भी डूब गया तो फिर मैं क्या करूंगा। ठीक है, तो ये तीसरा डिफरेंस था अमीर और गरीब के दरमियान। सो नाउ डिफरेंस नंबर 4, रिच पीपल फोकस ऑन व्हाट दे वांट, जो उनको चाहिए वो उस पर फोकस करते हैं। जबकि पुअर पीपल क्या करते हैं, फोकस ऑन व्हाट दे डोंट वांट। यहां पर बहुत अहम चीज आप याद रखिए कि जो गरीब है, जो पुअर माइंडसेट है, वो क्या सोचता है, मैं चाहता हूं कि मेरा नुकसान ना हो। देखिए कितना नेगेटिव वर्ड है नुकसान। मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा ना डूबे। डूबना कितना जो है वो नेगेटिव वर्ड है। मैं चाहता हूं कि मेरा पैसा जाया ना हो। आप ये देख रहे हैं, ये डूबना, ये नुकसान होना, ये जाया होना, जो चीज वो नहीं चाहते वही सोचते रहते हैं। मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, अगर मेरी लगी बंधी नौकरी है, अगर मेरी नौकरी छूट गई, या अगर मैंने दूसरी नौकरी ढूंढी और अगर उसमें मजा नहीं आया तो वो यही सोचता है कि मेरा क्या नुकसान होने वाला है। क्या चीज जो उसको नहीं चाहिए, वो रिच जो पुअर माइंडसेट है हमेशा यही सोचता रहता है कि कहीं मेरा लॉस तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा। वो हमेशा इस चीज को फोकस करता है कि क्या चीज मुझे नहीं चाहिए। जबकि जो रिच माइंडसेट है वो फोकस करता है कि क्या मुझे चाहिए। ओके, अगर मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया तो इसका प्रॉफिट कितना आएगा, इससे मुनाफा कितना होगा, उस मुनाफे को मैं किस तरह से मजीद इन्वेस्ट कर सकता हूँ, उस मुनाफे से मैं अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। तो जो रिच माइंडसेट है उसका फोकस हमेशा रिवॉर्ड्स की तरफ होता है, हमेशा वो जो चाहता है उसकी तरफ होता है। जबकि जो पुअर माइंडसेट है, जो पुअर पीपल है, वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि कहीं ये मेरा पैसा डूब तो नहीं गया, मेरा जाया तो नहीं हो गया, या मेरा नुकसान तो नहीं हो गया। और वो उस चक्कर में अपना पैसा ना तो इन्वेस्ट करता है, ना अपनी जॉब को एनहांस करने की सोचता है, ना दूसरी जॉब की तरफ जाने का सोचता है, ना अपनी क्वालिफिकेशंस को इंप्रूव करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि पैसा अगर डूब गया तो फिर मैं क्या करूंगा। जबकि अमीर बनने के लिए उसको इस सोच से आजादी इख्तियार करना होगी। नंबर 5, जो रिच पीपल है दोस्तों, वो एडमायर करते हैं उन लोगों को जो पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं और जो कामयाब है अपनी सोसाइटी के अंदर। वो उनके पास जाते हैं। जो रिच पीपल है वो अगर अपने से ज्यादा किसी को रिच देखते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो आपके पास नई गाड़ी आ गई, मुबारक हो आपने आज नया घर ले लिया, ओहो नया फोन ले लिया, मुबारक हो। जबकि पुअर थिंकिंग क्या है, एनवी, हसद करते हैं, जलते हैं। अमीर लोगों से पुअर लोग झलते हैं। ठीक है, और उनकी जो सक्सेस और उनकी जो उनकी एसोसिएशन होती है
वो भी नेगेटिव होती है, वो भी अनसक्सेसफुल लोगों के साथ बैठकर एक दूसरे के खिलाफ बुराइयां कर रहे होते हैं, पैसों की बुराइयां कर रहे होते हैं। और ज्यादातर वो लोग अमीर लोगों को यही समझते हैं कि इन्होंने शायद गैर कानूनी तरीके से इतना पैसा कमाया है, रिश्वत देके इतना पैसा कमाया है। वो हमेशा जो पुअर माइंडसेट है, वो लोगों की तरक्की को देखकर, उनकी कामयाबी को देखकर हमेशा जलते रहते हैं मोस्टली। इसीलिए वो ज्यादातर पुअर रह जाते हैं। उनकी जो गैदरिंग होती है वो कैसे होती है, वो भी पुअर माइंडसेट के साथ होती है, जो 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32 करते रहते हैं। और हमेशा अपने आप को झूठ बोल बोलकर मुतमईन करते रहते हैं कि शुक्र है मेरे पास पैसा नहीं, शुक्र है मैं गरीब हूं। हालांकि वो दूसरी तरफ बहुत बड़े कर्जदार हो सकते हैं, मगर वो फिर भी लोगों से जलना, लोगों से हसद करना, लोगों की बुराइयां करना, लोगों की कामयाबी को देखकर उनको बुरा भला कहना, इस चीज से ही वो खुश होते रहते हैं, इस चीज से वो सेटिस्फाइड होते रहते हैं। जबकि जो अमीर लोग हैं, जो जो रिच थिंकिंग है, वो अपने कामयाब लोगों को देखकर उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई साहब आप जो इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। मुझे एक बात याद आ गई, कुछ साल पहले मैं एक मार्केट में गया था। तो मार्केट में मैंने देखा कि मेरे बैक साइड पर एक गोल्ड स्मिथ की दुकान है, ज्वेलरी की दुकान है, सोने की गोल्ड स्मिथ, जो सुनार होते हैं ना उसकी दुकान है। बहुत सारी ज्वेलरी थी। मैं अपने किसी काम से वेट कर रहा था, तो मैंने देखा दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसमें एक शख्स दूसरे शख्स को कह रहा है, मैंने गौर से सुना वो ये बात क्या कर रहे हैं। मैंने उनको सुना, कहता है यार ये तुमको पता है ये सोने की दुकान है, सब 2 नंबर का सोना है, ये सब गैर कानूनी सोना है, ये सब रिश्वत देके, चोरी करके, टैक्स ना भर के, टैक्स को चोरी करके सारा इतना पैसा बन गया है। लोग उसकी बुराई कर रहे थे, गोल्ड स्मिथ वाले की बुराई कर रहे थे। और इसमें दूसरा आदमी था, वो उसने और जो कि रीइंफोर्स किया, एंडोर्स किया जो सामने पहले जो शख्स कह रहा था। कहते हैं हाँ यार सोने की दुकान है, ऐसे थोड़ी ईमानदारी से, मैं भी ईमानदारी की जॉब करता हूँ, तुम भी ईमानदारी की जॉब करते हो, क्या तुम और मैं ऐसी सोने की दुकान बना सकते हैं? तो दूसरा कहता है नहीं। तो इस तरह वो उनकी बुराई करते थे कि यार ये सब चोरी का माल है या वो नहीं है। ठीक है, हालांकि उनके पास कुछ भी सोना नहीं है, मगर जो उसकी दुकान है उसकी जाके बुराई कर रहे हैं। अब मुझसे चूंकि मैंने ये सब पढ़ा हुआ था, मेरे पास रिच माइंड सेट था, मेरे पास एनएलपी की नॉलेज थी, तो मैं उनके पास गया और मैंने पूछा भाई साहब ये जो सोने की दुकान है, आपको अंदाजा है ये कितने सालों से है? तो कहते हैं नहीं यार हम तो बस कभी कभी यहाँ आते हैं तो देखते हैं। मैंने कहा अच्छा, क्या आप उसके ऑनर को जानते हैं? कहते हैं नहीं, कौन है ऑनर? आप ऑनर तो नहीं है। मैंने कहा नहीं मैं ऑनर नहीं हूं, मगर आप उसको जानते हैं? कहते हैं नहीं हमें तो नहीं पता ये उसका ऑनर कौन होगा। तो मैंने कहा भाई साहब बुरा मत मानिएगा, जिस शॉप के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं, जिसके ऑनर को आप नहीं जानते, उसके बारे में ये इल्जाम क्यों लगा रहे हैं कि वो 2 नंबर का और हराम की खुराक खा रहा है? आप ये क्यों बोल रहे हैं कि ये सारा चोरी के पैसों से उसने इकट्ठा किया है? तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देखें, अगर आप नहीं मालूम तो ये तोहमत ना लगाएं, आप इल्जाम ना लगाएं। हो सकता है कि ये अल्लाह की रहमतों से बनाया हो सकता है कि ये सोना जो उसके पास आ रहा है वो बहुत बड़ा चैरिटी कर रहा हो सकता है उनका कोई वेलफेयर ट्रस्ट हो सकता है कि वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो सकता है कि वो इन पैसों से किचन चला रहे हो, वेलफेयर कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, बच्चों की फीस दे रहे हो स्कूल की। और ये उनकी दुआओं का नतीजा भी तो हो सकता है, ये अल्लाह की रहमत का भी तो नतीजा हो सकता है, ये अल्लाह की बरकत का भी तो नतीजा हो सकता है। तो बजाय आपको ये जानने के कि किस तरह से लोग इतनी तरक्की करते हैं, आप इतनी बुरी तरह से उनकी गीबत कर रहे हैं जो कि दीन का हिस्सा नहीं है। तो वो बहुत शर्मिंदा हो गए, कहते हैं भाई साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आई थिंक हमारी ये गलती है। तो बहरहाल फिर उन्होंने ना सिर्फ मुझे शुक्रिया किया, मुझे हक भी किया और मेरा थैंक यू भी कहा कि आपने हमें एक बुरी बात से बचाया, एक गुनाह से बचाया। तो दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं और गरीब लोग होते हैं उनमें यही बड़ा फर्क होता है कि जो गरीब लोग होते हैं वो अमीर लोगों से जलते हैं, उनकी बुराई करते हैं और उनसे दूर भागते हैं, बात ही नहीं करते हैं वो ज्यादातर। और जो अमीर लोग होते हैं वो अगर किसी की तरक्की देखते हैं तो उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे मेंटोरशिप हासिल करते हैं और उनके जानते हैं कि अगर आप अमीर बने हैं तो मैं भी अमीर बन सकता हूं, प्लीज आप मेरी हेल्प करें। तो जरूर वो उनकी
अमीर बनते चले जाते हैं। छठा फर्क, रिच पीपल प्रोमोट देयर प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड आइडियाज विद पैशन। वो जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी जो भी सर्विस वो दे रहे हैं उसको सर्विस को बेहतरीन तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, पूरी पैशन के साथ प्रमोट कर रहे हैं। जबकि गरीब लोग क्या होते हैं, वो जो पुअर थिंकिंग है जिन लोगों की, वो हमेशा अपनी प्रमोशन को बेचने में, अपनी प्रोडक्ट को बेचने में बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। क्यों? उनके पीछे क्या माइंडसेट होता है, अगर मेरी प्रोडक्ट नहीं बिकी तो, अगर मेरी सर्विस किसी ने नहीं ली तो। अब आप बताइए कि जो बंदा इस माइंडसेट के साथ अपना कोई सर्विस शुरू करता है, अपनी सेल्स शुरू करता है, तो क्या उसके पास पैसा आएगा? क्योंकि वो हमेशा इस खौफ के साथ होता है, इस फियर के अंदर जिंदगी गुजारता है कि मेरे पास अगर इसने नहीं खरीदा, मेरे पास पैसा नहीं आया, मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ, मेरी इनकम पूरी नहीं तो मेरे बच्चों का क्या होगा। वो पूरी झूठी स्टोरियां बनाता रहता है, बजाय ये कि मेहनत करके ईमानदारी से लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे। वो ये सोचता है कि अगर नहीं खरीदा, अगर नहीं खरीदा, अगर नहीं खरीदा, यही चीज उसके माइंड में घूमती रहती है और वो अपनी माइंड में हमेशा डार्क साइड को एक्सपीरियंस करता है। जबकि जो अमीर होता है उसको इस बात का गम ही नहीं होता है कि बंदा मेरी प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं, उसको इस बात का कोई गम नहीं होता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, मैं लोगों को कम्युनिकेट तो करूं। जब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मेरी सर्विस क्या है, मेरी प्रोडक्ट क्या है, तो वो कैसे खरीदेंगे? ठीक है, आज नहीं खरीद रहा है, कल नहीं खरीदेगा, मगर हो सकता है परसों खरीद ले। हो सकता है उसके इंटरेस्ट की चीज नहीं हो, मगर अगर मेरा सेल्स प्रेजेंटेशन इतना खूबसूरत बना के बेचूं तो हो सकता है वो 10 लोगों को प्रमोट करे। तो रिच माइंडसेट जो है वो हमेशा एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ता है, अपनी प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विसेज को बहुत ही पैशनेट तरीके से लोगों को प्रमोट करता है। जबकि गरीब लोग बहुत डर डर के जो है वो अपनी चीजों को आगे शेयर करते हैं लोगों के साथ। सेवेंथ, सातवां फर्क फ्रेंड्स ये है कि जो अमीर थिंकिंग है, जो रिच थिंकिंग है, सी चैलेंजेस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। वो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी क्राइसिस आते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। जबकि पुअर थिंकिंग क्या करती है, सी चैलेंजेस एज अ थ्रेट एंड रन अवे। वो क्या करते हैं, अगर कोई क्राइसिस आ गया बिजनेस में तो डर जाते हैं और दुम दबा के भाग जाते हैं। ठीक है, जबकि अमीर तमाम तर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझता है। मिसाल के तौर पर अभी कोविड आया, हमने 2-3 साल तो कोविड को एक्सपीरियंस किया। जो अक्लमंद, जो रिच माइंडसेट थे, चाहे उनकी नौकरी भी चली गई तो वो हमेशा अपने आप से यही सवाल अपने माइंड में पूछा करते थे, ओके मेरी नौकरी चली गई है तो जब तक मैं घर में बैठा हूं मैं अपनी नॉलेज को कैसे एनहांस करूं कि जब कोविड खुलेगा तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बहुत सी जॉब्स आएंगी, नई नई जो है वो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज खुल चुकी होंगी, तो मैं अपने आप को वहां पर कैसे फिट करूं। तो वो हमेशा इस चीज की तरफ सोचता रहता है कि दुनिया में कोई चैलेंज चैलेंज नहीं है, वो उसको एज अ प्रोजेक्ट लेता है, वो उसको एज अ एक अपॉर्चुनिटी लेता है कि अगर ये चैलेंज आया है तो इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर कोई ऐसी खामी है कि जिसको मुझे बेहतर करने की जरूरत है। जबकि पुअर माइंडसेट क्या करता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है, भागने की कोशिश करता है। इसी तरह कोविड में अगर उसकी जॉब भी चली गई तो बिस्तर पे बीमार पड़ के बैठ गया, वो मेरी जॉब चली गई, मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं किस तरह करूंगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर उनका क्या होगा। वो स्टोरियों के अंदर फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। वो हर चैलेंज को मुसीबत समझता है, वो हर चैलेंज को धमकी समझता है अपनी जिंदगी में, और वो हमेशा बैकवर्ड और बैकवर्ड और बैकवर्ड होता है। तो रिच और पुअर सेट में, माइंडसेट में यही फर्क है कि रिच माइंडसेट हमेशा चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी देखते हैं और कामयाबी और ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो पुअर थिंकिंग है वो हमेशा उसको चैलेंज देखते हैं और वो हमेशा उसको धमकी समझते हैं और वहां से भाग जाते हैं। जो आठवां फर्क है, जो अमीर पीपल है, जो रिच माइंडसेट है, जो रिच पीपल है, दे डू नॉट बैक अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, they do not avoid problems,
एंड दे डू नॉट कंप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये तकरीबन पहले वाले पॉइंट जैसा ही है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी है उनके बिजनेस के अंदर, उनकी जॉब्स के अंदर, तो सबसे पहले तो पीठ नहीं दिखाते, दूसरी वक्त अब उस प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करते, उसको फेस करते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और कोई शिकायत नहीं करते बल्कि शुक्राना करते हैं कि ओके, अगर ये प्रॉब्लम आज मेरे पास नहीं आया होता तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या इसको सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन की मुझे तलाश थी वो शायद मैं कभी भी पहले नहीं ढूंढता। जबकि जो पुअर थिंकिंग है वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू अवॉइड एंड गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम्स। वो प्रॉब्लम को फेस करने की एबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि वो अंधेरा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो खौफ के अंदर जी रहे हैं, वो खौफ को मजीद एनहांस करने की एबिलिटी नहीं रखते हैं। इसलिए पुअर माइंडसेट जो होता है वो हमेशा अपने प्रॉब्लम से दूर भाग जाता है। नाइन्थ, रिच माइंडसेट, रिच पीपल हैव देयर मनी वर्क हार्ड फॉर देम। वो अपने पैसों को अपना एम्प्लॉय बना लेते हैं। ठीक है, अमीर आदमी अपने एक एक रुपए को अपना एम्प्लॉय बना लेता है ताकि उसका पैसा एज एन एम्प्लॉय उसके लिए काम करके उसको पैसा लाके दे। जबकि जो गरीब है, जो पुअर माइंडसेट है, वो बहुत गधे की मजदूरी करता है, अपना खून और पसीना बहाता है, और कोशिश करता है कि मैं बहुत सारे पैसे हासिल करूं, मगर वो भाग दौड़ के इतना थक चुका होता है कि एक टाइम आता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाता है, बीमार हो जाता है, नर्वस सिस्टम उसका हो सकता है खुदा न खास्ता ब्रेक डाउन हो जाए। तो जो अमीर है वो क्या करते हैं, अमीर जिस तरह मैंने बताया कि अपनी इनकम में से हमेशा एक पोर्शन सेविंग में डालते हैं। ठीक है, और वो सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं कि मेरे पास ये जो पैसा जमा शुदा है मैं उसको कहां पर लगाऊं कि उसका मुनाफा हो। मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, और प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया। यहां पर जो मैंने आपसे बताया कि जो अमीर आदमी है वो अपने पैसे को अपना एम्प्लॉय बना लेता है। कैसे, कि वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है और वो पैसे से पैसा बनाता है। वो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को यूटिलाइज नहीं करता, यूज नहीं करता। वो अपनी जो भी प्रॉफिट है, जो भी आमदनी है उसकी, वो उसको इस्तेमाल करता है। जबकि गरीब आदमी इन्वेस्टमेंट करने से तो डरता है क्योंकि वो जाया ना हो जाए, और दूसरा उसके पास ये एबिलिटी है ही नहीं कि वो अपने पैसों से पैसा बनाए। वो खुद भाग दौड़ करेगा, घंटों घंटों की जॉब करेगा, ओवर टाइम करेगा, छुट्टियों में जाके भी एडिशनल काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ये माइंडसेट है ही नहीं कि पैसों से ही पैसा बनता है, पैसों से ही पैसा बनता है। तो इसलिए अगर जो इस तरह मैंने बताया आपको कि एक तो आप सबसे पहले अपना पोषण अदा करें, सबसे पहले खुद अपने आप को रिवॉर्ड दें, और जो भी आपकी जरूरियात है, जो भी आपके शौक है, आप उससे जरूर पूरे करें। दूसरा ये है दोस्तों कि अपनी सैलरी का कोई ना कोई पोर्शन, कहा जाता है 10% जो है मिनिमम, वो आप सेविंग में हमेशा डालते रहें। ठीक है, जिस तरह मैं एक ट्रेनिंग पे गया था तो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि एक मुर्गी ऐसी है जो सोने के अंडे देती है। ठीक है, तो क्या कोई इंसान उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कुर्बान करेगा? क्या उसको वो ज़िबा करेगा? वो बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा, उन अंडों को, सोने के अंडों को बेचेगा, मगर उस मुर्गी को नहीं बेचेगा। तो जो गरीब आदमी वो क्या करता है, वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को ही जाके बेच आता है, और हमेशा ये रोता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी आमदनी कम है, या मैं मजबूर हूं, या फिर वो दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हो जाता है। तो आखिरी का डिफरेंस जो आज मैं आपके लिए लाया था, जो 10 डिफरेंस में लाया था, उसमें जो 10वां डिफरेंस है वो ये कि अमीर आदमी, रिच थिंकिंग, मैनेज देयर मनी वेल। वो अपने पैसों को एक्सक्यूज मी, बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं। जबकि जो पुअर पीपल है, जो पुअर थिंकिंग है, वो हमेशा अपने पैसों को मिसमैनेज करते हैं। ठीक है, मिसमैनेज देयर मनी और अवॉइड द सब्जेक्ट ऑफ मनी ऑल टुगेदर। जहां पैसों की बात आती है वो भाग जाते हैं। क्यों? उसको इस बात की तमीज ही नहीं है कि पैसों को मैं रिकॉर्ड कैसे करूं। ठीक है, आमदनी आती वो तो पता है, मगर पैसा कहाँ जा रहा है उसको कुछ भी नहीं पता। वो अपने पैसों को ट्रैक नहीं कर सकता, वो अपने पैसों को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। तो जब कोई इंसान अपनी 20, 25, 50 हजार की सैलरी को मैनेज नहीं कर सकता,
तो वो अमीर कैसे बनेगा आप बताइए? वो अपने लाखों रुपए के बैंक अकाउंट को कैसे मैनेज करेगा जब वो अपनी छोटी सी सैलरी को मैनेज नहीं करता? तो रिच और पुअर में ये फर्क होता है कि रिच माइंडसेट हमेशा ट्रेनिंग हासिल करते हैं, हमेशा सीखते हैं, हमेशा पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि मैं अपने पैसे को कैसे ऑर्गेनाइज करूं, कैसे मैनेज करूं। और अमीर जो गरीब आदमी है उसके पास जाहिर है वो पैसा इन्वेस्टमेंट का कभी समझा ही नहीं है, कभी उसने सीखा ही नहीं है। उसका जो माइंड सेट है वो हमेशा यही रहा है कि अगर आमदनी कम हो रही है तो अपने खर्चे कम करो, खर्चे कम करो। तो अगर ऐसे में आप उसको जाके बोले कि भाई मनी मैनेजमेंट की जाके ट्रेनिंग करके आ, 20-25 हज़ार की ट्रेनिंग है, तो वो फौरन अपने कानों में उंगली डालेगा, बोलेगा भाई मुझे माफ करो मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है। तो आई होप कि आपने इन 10 जो अभी आपने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कीमती है दोस्तों, और ये जिससे मैंने सीखे वो कई किताबें, सैकड़ों किताबें पढ़ने के बाद, अपनी जिंदगी को इन्वेस्ट करने के बाद ये 10 पॉइंट्स उन्होंने लिखे हुए हैं। जिसकी हार्वेकर की बात कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से। तो अब आप मुझे थोड़ी राय दें कि अभी जो ये 10 पॉइंट्स आपने सीखे, थोड़ा सा इंसाइट दें, क्या समझा आपने? कोई बताएगा प्लीज? जी, एनीवन? What did you learn in last 10 points? जी, उम्मे हफ्जा, सनास, निगत, फजीला, फायजा। जी, मैं कुछ बात करना चाहती हूँ इमरान भाई। जी उसमें मैं ये समझती हूँ कि इन सारी बातों में अगर मैं कुछ एक मजहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड करूँ, जी जिसको तवक्कल कहा जाता है, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल मतलब बहुत रिचनेस है तो फिर तो एक बात डिफरेंट है, लेकिन जो तवक्कुल है वो आपके अंदर अगर मौजूद है तो आपको बहुत ज्यादा फिक्र की नहीं होती जरूरत है, आप इतना फिक्र नहीं करते। अच्छा, इसको मैंने टर्न इस सेंस में किया है कि मैंने कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन से गुजरे हैं, लोगों के देखे हैं मैंने, जिनमें इतना तवक्कल था, इतना तवक्कल था कि उनके हालात बदल गए। और वो कुछ डेफिनेटली अपनी भी मेहनत होगी और कुछ अल्लाह ताला की तरफ से भी रहमत और बरकत होती हैं बहुत सारी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एक माइंडसेट है जो कि देखा जाता है उन लोगों में जिनके पास कम होती हैं चीजें और उनके पास जिनके पास ज्यादा होता है। जो एनवी वाला पॉइंट था ना जो आपका, जी आई एग्री टू दैट पॉइंट 110%, कि ऐसे लोग हर वक्त उन लोगों की बुराइयां करते हैं जिनके पास पैसा होता है या गाड़ियां होती हैं या घर होते हैं या जो भी चीज है। ऐसा मैंने भी, मेरे एक्सपीरियंस में भी ये बातें आई हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड भाई टू साहब, शेयर। जी। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया जो तवक्कल वाला था। मैं थोड़ा सा इसको बेहतर करना चाहूंगा कि देखिए फ्रेंड्स, तवक्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर सिर्फ तवक्कल की बेसिस पर आप अमीर नहीं बन सकते। ठीक है। हाँ, अगर किसी की लॉटरी खुल गई तो वो लाखों में एक है, जिनके हालात बदल गए वो लाखों में एक है। मगर तवक्कल तो पहली शर्त है। ठीक है। तवक्कल तो पहली शर्त है, वो मतलब वो माइंड सेट का मतलब जो दूसरा मायने है वो है बिलीफ। वो है बिलीफ, वो अकीदा। अकीदा के अल्लाह ने मुझे रिसोर्सेज दिए, अल्लाह ने मुझे रिसोर्सेज दिए। अल्लाह के पास तो सारे ही रिसोर्सेज है ना भाई, उस रब के पास तो सारे ही रिसोर्सेज हैं। मगर हम मार खा कहाँ जाते हैं कि वहां हम अपने आप को भूल जाते हैं कि अल्लाह ने मुझे जमीन पर इस जिस्म के साथ भेजा, जहन के साथ और जिस्म के साथ एक पूरी बॉडी दी है। मुझे इस बॉडी से एक्शंस लेने हैं। अगर मैं सिर्फ तवक्कुल करके बैठूंगा तो फिर मेरे पास पैसा कहां से आएगा? ठीक है ना, उसके लिए मेहनत करनी होगी। यहां तक कि कुरान के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि जुम्मे की भी जब नमाज पढ़ते हैं तो उसके बाद अल्लाह ने क्या फरमाया है कि हालांकि पहले जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी, मगर यहाँ पर अल्लाह का हुक्म यह है कि जुम्मे को जो हम नमाज पढ़ते हैं, जोहर की जो नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जाके अल्लाह का फजल तलाश करो। यानी अल्लाह पर तवक्कल करो, अल्लाह से गाइडेंस मांगो, अल्लाह की मदद और रहनुमाई तलब करने के बाद आपने पैरों को बिठा के नहीं रखना है, आपने घर से बाहर निकलना है। आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए हर एक शॉप पे जाना पड़ता है, हर ग्राहक के पास, हर कस्टमर के पास जाना पड़ता है।
तो तवक्कल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। मगर उसके बाद इमीडिएट जो स्टेप है वो है एक्शन का। तो सिर्फ जी तवक्कल हाँ। करके बैठ मत जाइएगा, हो सकता है कि आप कामयाब ना हो। हाँ, तवक्कल करें, एक्शन लें, और फिर रिवॉर्ड को आप अल्लाह के पास छोड़ दें। जी ठीक है। हाँ। अच्छा, तवक्कुल से देखिए ना, नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आती, बिकॉज आपको पता है कि आपने जिस पे भरोसा किया है वो जात बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तवक्कुल नेगेटिविटी को नहीं आने देता। और ये मेरे मायने थे कि जाहिर है जी, एक्शन के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो सही तो बात है। डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल। बिल्कुल सही है देखिए जी। ना, हर मुसलमान का अपने रब पे भरोसा है या नहीं? तो जी फिर हाँ। वो गरीब क्यों है ना? जी फिर वो हाँ। क्यों जी हाँ। राशन पानी की जरूरत पड़ती है, क्यों क्यों जक़ात लेने की जरूरत पड़ती है, क्यों इफ्तार और रोजा खोलने के लिए भी उसको जो है ना, सहरी के लिए भी पैसा नहीं होता, हालांकि वो तो मुकद्दस काम कर रहा है ना। तो मसला फिर कहाँ है? तवक्कल तो है, अगला स्टेप नहीं है। ठीक है। जी हाँ। अगला एक्शन नहीं है, वो सिर्फ बैठे हुए हैं। ठीक है ना, वो उनको सिखा दिया जाता है कि तुम गरीब हो, जो अभी हम 5 लेक्चरों से सुनकर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसकी जी हाँ। गुंजाइश नहीं है, तवक्कल तो सबको है। अगला स्टेप जो अल्लाह ने आपको प्रोवाइड किया है, जो पावर दी है, जो अथॉरिटी दी है, जो रिसोर्सेज दी है, आपने उन्होंने इस्तेमाल करना है। वरना सिर्फ तवक्कुल की बेसिस पर आप आगे नहीं बढ़े। जी। सना, आप कुछ कह रही थी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सना। जी सर, मैं कहना चाहती थी कि सर ये काफी सारी ऐसी चीजें हैं, मैं कहूंगी कि सर अगर हमने ये जहन में अच्छे से बिठा ली, समझ ली, तो ये लाइफ गेम चेंजर हो सकता है मेरे ख्याल में। यही तो है, क्योंकि सर यही तो हम कर रहे हैं। सना, हम इतने बिल्कुल दिनों से यही तो काम कर रहे हैं। देखें, बिल्कुल अमीर बनना लक का हिस्सा नहीं है, अमीर बनना कोई नसीब की बात नहीं है। इंसान बिल्कुल अपने इस नसीब को, अल्लाह की दिए हुए वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, उसको बुरे कार लाते हुए अरबपति भी बन सकता है। जी जी बिल गेट्स और आप में कोई फर्क जी नहीं है, जी हमने कल बिल्कुल सर। चार, ओपरा में और आप में कोई भी फर्क नहीं रहा। ठीक है ना, केएफसी वाले बाबा में 60 साल की उम्र में करोड़पति बन गए, उस पर और हम में कोई फर्क नहीं। ठीक है ना। तो अमीर बनना एक साइंस है दोस्तों, अमीर बनना एक स्किल है। अगर आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो क्रिकेट के लिए आप ट्रेनिंग हासिल करते हैं ना। फुटबॉल खेलना चाहते हैं, फुटबॉल की आप ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं। तो कोई खवातीन है जो सिलाई कढ़ाई करना चाहती है, तो वो सीखती है ना, ट्रेनिंग लेके मास्टर बन जाती है वो। तो इसी तरह अमीरी भी एक साइंस है, अमीरी भी एक स्किल है, अमीरी भी एक माइंडसेट है, जो कि हमारे पास प्रोमोट नहीं किया जाता है। और जी लकीली, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की जो मुझ पर नवाजिश हुई है, और मैं आप लोगों को जो बांट रहा हूँ, यकीनन आपके जरिए आगे फैल रहा है, तो ये वाकई शुक्राने का मकाम है। ठीक है ना। मगर आप और मैं मजीद इसके अंदर और नॉलेज को एनहांस करके उस मकाम को, उस दौलत को, उस रिचनेस को हासिल कर सकते हैं जो हम अपने मिशन को बना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर एक सवाल भी था मेरा। ओके, सवाल अगर आप रिजर्व रखें। जी ठीक जी है, जी हमारा नेक्स्ट बिल्कुल। नेक्स्ट जो है सेशन वो फिल ऑफ क्वेश्चन आंसर्स है। ठीक है। ठीक ठीक जी सर, जी सर, जज़ाकल्लाह सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सना, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा ना तवक्कुल तो है, लेकिन वो प्रमोट करने वाली बात आती है ना, पहले हमारे माइंड में ये चल रहा था तवक्कुल के बावजूद कि हम नहीं कर सकते, तो वो मतलब बिल्कुल। पुअर माइंडसेट तो हो गया। मतलब बिल्कुल। एक्शन नहीं ले पा रहे होते और फिर ऑर्गेनाइज भी नहीं करना आता। कभी कभी वो मतलब पहले से ही सब कुछ डिसबैलेंस हो जाता है, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता। तो सही। तवक्कुल तो कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद वो स्किल्स नहीं आती, तो इसलिए यहाँ पर फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब एक फेलियर आ जाता है। इसके लिए क्या करना होगा? सर मतलब सर इसके ये, लिए स्किल सीखनी आई एम सॉरी सना, मैं आपकी बात काट रही हूँ सर, ये किसी का माइक खुला है, मुस्तकिल पीछे से बिल्कुल। आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल। प्लीज जरा म्यूट करवा दीजिए। जी सना, आप दोबारा से प्लीज आगे आइए। जी सना, बोलिए। जी सर। सर मैं कह रही थी कि तवक्कुल तो हमारा होता है ना, लेकिन हम जब कोई चीज कर रहे होते हैं, कोई भी काम कोई भी बिजनेस, तो हमारे माइंड में जो चल रहा होता है वो पुअर माइंड सेट चल रहा होता है। मतलब से हम जबानी कलामी तवक्कुल होता है, लेकिन काम का एक्शन जो होता है ना, वो हम यही सोच रहे होते हैं कि हमारी ये चीज नहीं, हम इसको कर पाएंगे, और जो है ये नहीं के बिकेगी, या फिर जरिए नहीं हम लोग इस तरह से। आपके जरिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है ना। देखिए, अल्लाह ताला ने कुछ अरसा पहले आपको बेटे की नवाजिश की है, दुरुस्त है? अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। क्या उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बच्चों को पालने का कोई एक्सपीरियंस था? नहीं।
तो बिल्कुल फिर नहीं। आपने क्या किया? सर सीखा, मतलब साथ साथ मुझे सीखा। वही और हमारी क्या ट्रेनिंग हो अकेले गई। खुद ही खुद सीखा? खुद ही खुद सीखा? नहीं सर, सीखा मतलब देख देख कर सीखा, सबको सिखाया भी गया, सबने बताया। देखें सना, हम पिछले 5 सेशन से जो सीख रहे हैं ना, एक न्यू जी मदर सर। जो होती है वो पूरा माइंडसेट वहां इस्तेमाल कर रही है। एक जी मदर, एक फादर, अपना पूरा फोकस, जो बच्चा अभी अभी दुनिया में आया है, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना माँ को ना बाप को, ठीक है, वो सारी चीजें जो है ना वो माइंडसेट यूज करता है, बच्चे की नर्चरिंग में कर रहा है, मगर जी सर। अमीर बनने के लिए नहीं कर रहा। अमीर बनने के लिए नहीं कर रहा। सही। देखिए सारी स्किल्स मौजूद है, मगर एक एरिया में तो एक्सेल कर गया, बच्चा इतना बड़ा हो गया, जवान हो रहा है, बड़ा हो रहा है, अपने कदमों पर चला दिया सिर्फ 2 साल के अंदर। दुरुस्त है ना सना? जी सर। आपने और आपके जी हस्बैंड ने सर। इतनी मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे की नर्चरिंग की, बच्चों को इतना आपने परवरिश किया, आज वो अपने पैरों पर चल रहा है ना, है ना? जी तो अल्हम्दुलिल्लाह सर। यही प्रिंसिपल अगर आप फाइनेंसेस में भी लगाना शुरू कर दें, ठीक है। अब सही जैसे सर, सर मतलब बच्चे की फोकस जब मार। बच्चे की जब नवाजिश होती है तो क्या ऑप्शन नंबर 2 होता है कि अगर मैं नहीं कर सकी तो? क्या एक लम्हे के लिए भी नहीं आपको एक ख्याल आया कि अगर मैं नहीं कर सकी नहीं सर। तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, कि बच्चे को जी वापस सर। नहीं भेज सकते वो जहां से आया है, ठीक है ना? तो वहां पर इंसान एक ही जगह फोकस करता है, ओके, अल्लाह ने ये नवाजा है मुझे, तो मुझे इसकी हद्दुल इम्कान बेहतरीन तरीके से परवरिश करनी है। तो बिल्कुल इसी तरह सही। अगर जिंदगी आ गई है घर में, ठीक है ना, किसी की शादी हो गई है, हस्बैंड आ गए, वाइफ है, और फिर अगर फैमिली बढ़ती है, तो यहां पर वो ये फोकस लाके कि ओके, अब हमारे अखराजात इंक्रीज होंगे, ठीक है ना, अब हमें दोनों को मिलकर, हस्बैंड वाइफ दोनों को मिलकर, हमें इनकम को इंक्रीज करने की जरूरत है, और नो वे आउट, नो वे आउट। जिस तरह बच्चे को हम नर्चर कर रहे हैं, इस तरह हम अपने पैसों को भी नर्चर करना जरूरी है। आपने सना देखें, अपनी अम्मी से पूछा होगा, अपनी सास से पूछा होगा, अपनी बहनों से पूछा होगा, अपनी भाभीयों से पूछा होगा, अपनी दोस्तों से पूछा होगा कि भाई मेरे बच्चे के विलादत हुई है, मैं कैसे उसकी बेहतरीन तरीके से परवरिश करूं? और मुझे बताइए, तमाम लोगों ने आपको अच्छे मशवरे दिए या नहीं दिए, है ना? और अगर जी आपने उस सर। मशवरों पर अमल किया तो क्या आपको फायदा हुआ या नहीं? दुरुस्त है। फायदा हुआ है मुझे। बिल्कुल, अगर आप अमीर बनना चाहती हैं, हम में से तमाम लोग जो रिच बनना चाहते हैं दोस्तों, तो जिस तरह बच्चे की एक परवरिश पर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम उन लोगों से पूछते हैं जिनको पहले ही बच्चे की परवरिश का एक्सपीरियंस है, जिनके 2 3 या 4 औलादे हैं, उनसे जाकर हम पूछते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, ठीक है ना? तो इसी तरह अगर हम अमीर बनना चाहते तो उन लोगों के पास जाएं जो पहले ही रिच हैं। और मैंने आपको पिछले सेशंस में बता दिया कि आप उनसे मुलाकात कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप उनकी जी बायोग्राफीज सर। देख सकते हैं, आप उनकी किताबें पढ़ सकते हैं, आप ऐसे लोगों के पास जाके मेंटोरशिप ले सकते हैं, उनसे लाइफ कोचिंग ले सकते हैं, उनसे बिजनेस कोचिंग ले सकते हैं कि भाई मुझे एक जो है वो घर में एक ऑनलाइन कारोबार शुरू करना है, मुझे एक बुटीक खोलना है, मुझे फला काम करना है, तो वो सही। जरूर आपको सिखाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो थैंक यू थैंक वेरी यू मच सो सना, मच आपने सर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई। थैंक सो यू सो फ्रेंड्स, मच। हमारा टाइम मुकम्मल हो गया है, और सना जो ये बुक है वो है द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंडसेट। जो किताब है टी हार्वेकर की, वो है द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड सेट, ठीक है। तो हाँ, तो अभी मेरे पास 2 अनाउंसमेंट भी है। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है फ्रेंड्स, वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पर है। आप में से जिन्होंने 5 सेशन अटेंड किए हुए हैं, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो वो आप प्लीज जरूर आइए। हमारा नेक्स्ट सेशन जो कि वेंसडे को 25 अक्टूबर को है, रात 8 बजे। और ये सेशन के अंदर हम सिर्फ अब तक जो भी हमने सीखा है, हम उसके सवालों जवाब पर ही गुफ्तगू कर रहे होंगे इंशाल्लाह। दूसरा ये है दोस्तों कि अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं या आप खुद, अगर आपको डस्ट एलर्जी है, तो मैं संडे को एक वर्कशॉप अटेंड कंडक्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर एक प्रोसेस से हम गुजरेंगे, और जहां पर मैं आपको डस्ट एलर्जी से किस तरह से हम हमेशा के लिए आजाद हो, वो मैं आपकी उस मामले में मदद कर रहा हूँ। तो आप किसी को भी मेरी तरफ रेफर करना चाहें तो आप जरूर
मेरी तरफ उन्हें रागिब कर सकते हैं। और ये मेरे कांटेक्ट नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मौजूद हैं। और अगर अभी आपके पास कोई बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप मीटिंग को लीव करना चाहते हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हम तमाम को इतना अमीर बनाए कि हम अपनी बदौलत लाखों लोगों को अमीर बनाने में उनकी मदद कर सके। अल्लाह ताला हमें रिच माइंडसेट अता फरमाए ताकि हम लोगों की मदद कर सके। सो फ्रेंड्स, ये मैं किताब दिखा रहा हूँ जो आप सना पूछ रही थी ना कौन सी किताब है, तो ये है वो किताब, आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर? जी सर, बिल्कुल नजर आ रही है, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनर माइंड। जी, एक सेकेंड, मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखता? अस्सलाम वालेकुम सर। सर अब आ रही है। वालेकुम अस्सलाम सना, जुल्करनैन। सर एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि कुरान कहता है पूछो इल्म वालों से अगर नहीं जानते ना सर। जी तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो ऑब्जर्व किया है और हमने जो सीखा है, आपने और मैंने इकट्ठे बैठ के, हम इमोशन वाले से सीखते हैं। यानी अब्बू से मोहब्बत के इमोशन होते हैं, अब्बू से पूछते हैं बताएं बिजनेस कैसा करें, नॉर्मली ऐसा होता है क्योंकि अब्बू हमें हम उन्हें प्यारे होते हैं, तो वो असल में हमें वो बता देते हैं। एक और जो चीज मैं समझता हूँ कि हम इन्वेस्ट भी नहीं करते अपने आप को डेवलप करने में, अब्बू बिल्कुल से मुफ्त में सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं तो एक और बात बताता चलूं कि देखिए, एक तो ये बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप जरूर पढ़ें। और दूसरी है रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, इन दो किताबों को आप मैंने जरूर पढ़ पढ़ें, आपको इसकी पीडीएफ इंटरनेट से मिल जाएगी, वो आप जरूर डाउनलोड करके इन दोनों किताबों को पढ़ें। अगर आप मार्केट में भी जाके लेंगे तो आई थिंक 100-200 रुपए की आपको ये किताब मिल जाएगी, रिच डैड पुअर डैड और सीक्रेट ऑफ अ मिलियनर माइंड। ठीक है, सीक्रेट ऑफ अ मिलियनर माइंड, इन दोनों किताबों को आप जरूर पढ़ें। और भी बहुत सारी किताबें, मगर ये बहुत आसान लफ्जों में बयान की गई है, कोई भी शख्स इसको बड़ी आसानी से पढ़ सकता है। सो सर थैंक यू वेरी मच। एक और जी जुल्करनैन। एक और बात है सर। रिच डैड पुअर डैड रब कियोसाकी ने लिखे, एक बुक उन्होंने और लिखा है, व्हाई ए ग्रेट स्टूडेंट वर्क फास्ट। इस तरह की उनकी काफी बुक्स हैं सर। 15 किताबें तो हैं जुल्करनैन, उनकी 10 से 15 किताबें, पूरी सीरीज है, पूरी सीरीज है। सबसे पहली रिच डैड पुअर डैड है, उसके बाद पूरी सीरीज है, वो वन बाय वन जो है ना, वो जरूर पढ़नी चाहिए तमाम लोगों को। ठीक है। मैंने व्हाई ए ग्रेट स्टूडेंट वाली वो पढ़ी थी ना, तो जी तब जी से मैं एनएलपी में ज्यादा आया, उसमें जी, इंटरेस्ट बिल्कुल ज्यादा वो बिल्कुल डेवलप हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स, अच्छी इंशाल्लाह। बुक है रिच डैड पुअर डैड। श्योर, थैंक यू एवरीवन। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी आइंदा बुध को 25 अक्टूबर को रात 8 बजे ऑनलाइन जूम पर क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज एवरीवन। थैंक यू फजीला, थैंक यू फैसल, सना, अल्लाह हाफिज सर, एंड थैंक यू सना सो एंड मच। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।